हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो ओनली आईएएस है इसकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि इसमें टेस्ट कैसे लगते हैं और कैसे इसकी कॉपी चेक होती है। तो ये एक मेरे मित्र की कॉपी है। अब आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये 1 घंटे का इसका टाइमिंग है और 85 मार्क्स की ये है, जिसमें से इसको 32 मार्क्स मिले हैं। अब इसको इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिले, इसके बारे में, इतने भी अच्छे नहीं है लेकिन हाँ अच्छे हैं, तो इनके बारे में ये देख लीजिए कि ये किस हिसाब से इवेलुएट करते हैं। जैसे कि जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए, कंटेंट का कवरेज के लिए, जो कंक्लूजन है उसके लिए कितने मार्क्स, प्रेजेंटेशन कैसी है उसके लिए, लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी है वो कैसी है उसके लिए अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। अब आगे हम देखते हैं इनके क्वेश्चनों के बारे में। ये हम अंत में देखेंगे जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में, क्योंकि इसमें वो सभी सुधार बताए गए हैं जो उनके द्वारा करने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें न्यायिक नियुक्ति की शक्ति न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक विवादित क्षेत्र बनती जा रही है। यानी जो न्यायिक नियुक्ति है, जो न्यायपालिका में जो नियुक्तियां की जाती है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। परीक्षण कीजिए कि ये जो विमर्श, स्वतंत्रता और जवाबदेहिता के बीच में तनाव को किस प्रकार से प्रतिबंधित करती है। इसके अब इसमें क्या है, न्यायिक नियुक्ति भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जवाबदेहिता के मध्य संतुलन है, इसमें बताया गया है। अब ये इन्होंने बताया इसमें भाई न्यायिक जो भूमिका में, साथ ही एक उदाहरण भी देना है। ठीक है, जो द्वंद्व है उसके बारे में बताना है। इधर लोकतांत्रिक व सार्वजनिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के मध्य संतुलन जो स्थापित करना एक जटिल द्वंद्व है, ये इसमें बताया जाना चाहिए। किसमें, प्रस्तावना में, ऐसा इसमें बताया गया। अब स्वतंत्रता बनाम जवाबदेहिता, इसमें क्या स्वतंत्रता क्या है, पारदर्शिता मतलब कॉलेजियम है उसके माध्यम से चयन प्रक्रिया है, उस पर उससे क्या अपारदर्शिता रहती है, भाई प्रति जवाब चलता रहता है। जो पृथक्करण, जनादेश, न्यायपालिका की स्वायत्ता, न्यायपालिका क्या करती है, स्वायत्ता चाहती है, जबकि कार्यपालिका लोकतांत्रिक सहभागिता, बल आदि इस पर ध्यान देती है। अब ये स्वायत्त प्रतिनिधित्व, संतुलन, विलंब, इसके बारे में इनमें जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इनके द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं कि आप ये सुधार कर सकते हैं। जैसे प्रभावी तथ्यों का समावेशन करना चाहिए और अच्छे उदाहरण लिखे। उदाहरण हर चीज़ में जितने आप एग्जाम्पल दोगे उतना आपका उत्तर अच्छा होता जाएगा। पृथक्करण पृथक्करण बनाम जो सार्वजनिक है समीक्षा, उसके उदाहरण दीजिए। ठीक है, और यो नियुक्ति, जो न्यायिक नियुक्ति उसका विकास कैसा हुआ, मतलब कितने जो कॉलेजियम के लिए कितने वो बने थे, उसके बारे में भाई जो न्यायिक निर्णय कितने हुए उसके बारे में आप बता दीजिए कि 4 हुए। ठीक है, और इसको तनाव को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में बताया। विषय वस्तु के जो अनुरूप, ठीक है, जो इसका जो तनाव कम करने के लिए निष्कर्ष में क्या बताया गया। निष्कर्ष के अंतर्गत लोकतांत्रिक पारदर्शिता की मांगों को पूरा करने के साथ साथ न्यायपालिका की रक्षा संबंधित तथ्यों को भी ठीक से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे मित्र ने एक अच्छा उत्तर लिखा, लेकिन इसमें भी कुछ सुधार करके हम और अच्छा कर सकते हैं, जो कि इसमें वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विधि निर्माण शक्ति और संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ में भारत के संसद की भूमिका और जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस की भूमिका की तुलना कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भारत में संसद और जो इसका है, इसके बारे में हम चर्चा करके इसके बारे में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करना है, भूमिका क्या रहेगी, इसी प्रकार इन दोनों के बीच में अंतर क्या रहेंगे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस दोनों की संविधान की तुलना करना है। इसके अनुसार इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो इनके द्वारा जो दिए गए हैं भाई, ये निर्देश जो हमने पूरे पालन नहीं किए गए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत सारे निर्देश और ये दिए गए हैं, इनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है इसी के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में, उनमें विरोधाभास के बारे में है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इन्होंने बहुत अच्छा अंतर लिखा है, दोनों तरफ 2 भागों में डिवाइड करके। ये 5वां क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधान के बढ़ते उपयोग और विधायिका और कार्यपालिका के बीच में पारस्परिक संबंधों की परिवर्तन को लेकर के इसके आगे ये सवाल है। और ये 6वां है, अध्यादेश को के बारे में आप इनको देख सकते हैं आराम से धीरे धीरे। ठीक है, और ये 7वां क्वेश्चन है जो, और ये इसका अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद है उसके बारे में ये दिया गया है, किस तरह से इसका समाधान किया जाए, संवैधानिक तंत्र क्या बोलता है इसके बारे में। ये सारी चीज़ें हम इसमें बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसके जो सबसे ऊपरी जो निष्कर्ष थे जो उनके द्वारा दिए गए थे सुझाव, कि भाषा शैली के संदर्भ में अच्छा प्रयास है, साथ ही वर्तनी अशुद्धता संबंधों एवं देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। यानी जो अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग न करते हुए देवनागरी, इंग्लिश के वर्ड बीच बीच में लिखते हैं, उनका प्रयोग नहीं करें। प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में विवरण, माइंड मैप, टेबल फॉर्मेट, मतलब जो टेबल बनाए, माइंड मैप बनाए, डायग्राम बनाए, जिससे क्या भाषा में प्रवाह रहेगा और एक अट्रैक्टिव आंसर बनेगा। भूमिका के अंतर्गत विशेषात्मक तथ्यों के साथ में शुरुआत करना ठीक रहेगा।
ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में आप शुरुआत कीजिए, एक कोटेशन के साथ में आप शुरुआत कीजिए, और ये बाकी जो निष्कर्ष के अंतर्गत सारांश संतुलित प्रस्तुत करने का एक प्रमाण स्पष्टता के रूप में आप कर सकते हैं। इस प्रकार इन मेरे मित्र के द्वारा एक बहुत अच्छा आंसर लिखा गया। इसमें इसके शुरुआत में ही 32 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि समय के साथ बढ़ते जाएंगे। आप इसकी कॉपी को देख सकते हैं। और धन्यवाद। आप ऐसी और कॉपियाँ जांचने के लिए, देखने के लिए, नए नए निर्देश प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, और आपने पूरा देखा होगा। पूरा देखने के बाद आप सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।